नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन चैनल प्रेम एक्सपेक्टिव पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम वन रक्षक परीक्षा 13/11/2022 का जो शाम के समय चौथी पारी में पेपर था, उसमें गणित के जो सवाल पूछे गए उनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका जो लेवल है वो किस टाइप का पूछा गया है, क्योंकि आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें इसी टाइप के सवाल पूछने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आगे रीट की बड़ी भर्ती आ रही है। तो रीट वाली परीक्षा में हो सकता है इसी लेवल का सवाल आपसे पूछा जाए, तो इसी कारण से हमें ये सवाल जरूर सोल्व करने चाहिए। कई बार सवाल रिपीट भी होते हैं, इस कारण से ये जितने भी पेपर हुए हैं आपको सबको सोल्व करना चाहिए। पहला प्रश्न दिया गया है कि एक कार की कीमत एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। तो 400% अधिक है, इसका मतलब अगर हम बाइक की कीमत को 100 रुपया मानते हैं, बाइक की कीमत को 100 रुपया मानते हैं, तो कार की जो कीमत है वो 400% अधिक। तो 100 का 400% का मतलब कितना होता है? 400, और 400 अधिक करना है, इसका मतलब 100 से 400 अधिक करना है, तो कार की कीमत को आपको 500 रुपया लेना होगा। अगर इसी सवाल में होता कि बाइक की कीमत से 400% है, तो हम यहाँ पे 400 रुपए लेते, लेकिन 400% अधिक है, इसका मतलब 100 से 400 अधिक लेना है, क्योंकि 100 का 400% जो है वो होता है 100, और का मतलब गुणा 400, और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे 100, तो यह आ जाएगा 400। अब ये 400 आपको अधिक लेना है, सवाल में दिया गया है, इस कारण से 100 से 400 अधिक ले लिया। अब ये तो हो गया बाइक और कार की कीमत। अब ये पुरानी कीमत थी। अब इसने कहा यदि कार की कीमत में 15% और बाइक की कीमत में 20% वृद्धि हो जाती है, तो बाइक की कीमत में तो 20% वृद्धि करेंगे तो ये 120 रुपए हो जाएगा, और कार की कीमत में 15% वृद्धि करेंगे तो 500 का 15% हो जाएगा 75 की वृद्धि आपको इसमें करनी है। तो 500 में 75 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी कीमत 575 रुपए। फिर कहा तो ऐसा होने से 5 कार और 10 बाइक की लागत में कुल वृद्धि कितनी होती है? 5 तो आपको कार लेनी है, कार कितनी लेनी है? 5, और बाइक कितनी लेनी है आपको? तो ये लेनी है 10। तो क्यों हम 5 और 10 की बजाय इसको काट लेते हैं, 5 से काटा एक बार, 5 से काटा दो बार, एक और दो कार भी ले सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज है वो एक तुलना होती है, और परसेंटेज में हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी परसेंटेज में है, तो हमें वृद्धि है वो प्रतिशत में बतानी है, तो हम 5 और 10 की बजाय एक और दो लेके भी सरल कर सकते हैं। आपको एक तो लेनी है कार, तो कार की कीमत कितनी है अब? 575 रुपए। तो नई कीमत क्या हो जाएगी? तो देखो, एक कार की होगी 575 रुपए, ये मैं नई कीमत लिख रहा हूं। और दो आपको लेनी है बाइक, तो एक बाइक की 120 रुपए, तो दो बाइक की 240 रुपए, तो इसमें जोड़ूंगा 240, तो ये 575 में 200 जोड़ा तो ये हो गया 775, और 775 में 40 जोड़ा तो 800, और फिर हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 815 रुपए। और पुरानी कीमत कितनी थी? तो कार आपको लेनी है एक, तो 500 रुपए, और बाइक लेनी है आपको दो, तो ये 200 रुपए, 500 और 200 हो जाएगी 700। तो पहले कीमत थी 700 और अब हो गई 815। आपको बतानी है कितनी वृद्धि हुई, तो देखो 700 पर वृद्धि कितनी है? 115 रुपए की, तो आप लिख सकते हैं 700 पर वृद्धि है 115 रुपए की, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? कैलकुलेशन करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट चुके हैं, 7 एकम 7 हो गया, और बच गया कितना? 11 में से 7 निकाला तो 4 और हो गया 45, तो 6 थे 42 हो गया, और बच गया कितना? 3 और बट्टे 7, 16 से 3 बट्टे 7, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 दिया गया है, यदि x स्क्वायर माइनस ax प्लस b बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है और इसके मूल अल्फा और बीटा है, और फिर दिया गया है vn बराबर अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n हो, तो vn प्लस 1 का मान क्या होगा? देखो, ये इस पेपर का टफेस्ट सवाल हम मान सकते हैं मैथ्स का। क्यों? क्योंकि ये सवाल केवल वही स्टूडेंट सोल्व कर पाएंगे जिनका बेसिक मजबूत हो और जो गणित में थोड़ा आगे तक सोच पाते हैं। देखो, सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सरल होगा। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे लिख देता हूँ। कोई भी द्विघात समीकरण है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो इसके मूल जो है अल्फा और बीटा, उन मूलों का योग होता है माइनस का b और बट्टा a। मतलब ये जो अक्ष का गुणांक है इसको ऋणात्मक करना है, माइनस का करना है, और इसमें अक्ष के स्क्वायर के जो गुणांक a है उसका भाग देना है। और मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा, वो होता है अचर पद c और बट्टे a। तो यहाँ पे अचर पद हो गया c और बट्टे a। ये होता है द्विघात मूल समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पे आते हैं, इसके मूल है अल्फा और बीटा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योग, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो अक्ष है उसके गुणांक माइनस ए का ऋणात्मक करना है, तो गुणांक है माइनस का ए, इसको निगेटिव करना है, तो ये हो जाएगा प्लस का ए, और उसमें भाग देना है अक्ष स्क्वायर के गुणन का। तो यहाँ पे तो अक्ष स्क्वायर के साथ में एक गुणा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक है, तो ए में एक का भाग देंगे, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया ए। उसके बाद में दूसरा,
मूलों का गुणनफल होता है अचर पद और बट्टे ए। अचर पद क्या है? बी है और बट्टे ए क्या है? एक है, तो बी बट्टे एक होता है बी। इसके कारण से अल्फा बीटा का मान हो गया बी। अब आपको पूछा गया है कि वी एन, इसका मतलब देखो एक बार यहाँ पे लिखता हूं मैं, दिया गया इसने कि वी एन बराबर अल्फा की घात एन प्लस बीटा की घात एन। मतलब यहाँ पे आप एन का मान एक रखते हैं तो यहाँ अल्फा की घात एक होगा प्लस बीटा की घात एक होगा। तो सबसे पहले हम एक रख के देखते हैं, वी वन, तो वी वन हो जाएगा अल्फा की घात एक प्लस बीटा की घात एक। किसी भी पद की घात एक होती है तो लिखो चाहे मत लिखो, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है? ए, क्योंकि मूलों का योग क्या होता है? ये ए आ जाता है, तो यहां से आप लिख सकते हैं ए। ये एक समीकरण बन गई, मतलब V1 का मान आपके पास में आ चुका है स्मॉल ए। अब यहां से कोई पता नहीं चलेगा ऑप्शन, आगे और सोल्व करते हैं। अब यहाँ n की जगह पहले एक रखा, अब आपको दो रख के चेक करना है। जैसे ही आप दो लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो गणित में एक सर्व समीकरण होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसी होती है। अब अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो तो आप इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा आपके पास में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब वो हम यहाँ पे लिख के चेक करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास में अल्फा प्लस बीटा का मान ए है, तो इसको आपने अल्फा प्लस बीटा के रूप में ले आए। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे? ए, तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस 2। अब अल्फा बीटा देखो, अल्फा बीटा का मान क्या है? बी, तो ये हो गया 2b, तो ए स्क्वायर माइनस 2b। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब ऐसे ही हम एक बार v3 लिख के देखते हैं, ठीक है। n की जगह इस बार 3 लिखना है, 3 लिखेंगे अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3। अब यहाँ पे एक सूत्र और होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। अब आप a की क्यूब प्लस b की क्यूब को क्या लिख सकते हैं? a प्लस b का होल क्यूब और इसका पक्षांतरण इधर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस वो पक्षांतरण होके इधर आएगा तो 3 अल्फा बीटा और कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है आपके पास में? ए है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए और ए का क्यूब हो जाएगा और माइनस 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं और अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह आप ए लिख सकते हैं, तो ये बी गुना होगा ए से, तो ये हो जाएगा ऐसे। आप इसको थोड़ा सही लिखेंगे तो ए का क्यूब माइनस 3, ए को पहले लिखेंगे बी को बाद में लिखेंगे, तो 3ab, इसको आप ऐसे लिख लेंगे। अब देखो इसमें 3ab है, अब आप यहाँ पे a कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आपने a कॉमन लिया तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 3b। अब आप देखना जरा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2b अगर होता तो इसकी जगह हम v2 लिख सकते थे। अब हम इसको इस रूप में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ऑप्शन देखो आपको पूछा गया है vn प्लस 1 का मान, और ऑप्शन देखो सारे ऑप्शन में vn या vn माइनस 1 या n प्लस 1 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको v के रूप में इसको बदलना है, तो हम इसको v के रूप में बदलने के लिए a स्क्वायर माइनस 2b को तो हम लिख सकते हैं v2, लेकिन यहाँ 3b है तो 3b को आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 3 है तो उसको 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए माइनस का 3 है तो उसको माइनस का 2 और माइनस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम 3b को, मतलब 3 जो b है माइनस का, उसको माइनस का 2b और माइनस का b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 2b और माइनस का b लिखा तो ये हो गया a, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस माइनस का 2b और माइनस का b, ऐसे इसको लिख लिया। अब देखना ये जो a है वो तो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा बाहर, या आप a की जगह क्या लिख सकते हैं? v1 लिख सकते हैं। तो मैं a की जगह लिख देता हूं, देखो v1, ये लिखा v1। अब a स्क्वायर माइनस 2b की जगह क्या लिख दिया? a स्क्वायर माइनस 2b की जगह लिख दिया v2, ये लिख दिया v2। और यहाँ जो माइनस का b है तो माइनस के b को आप ऐसा ही एक बार पढ़ा रहने दो, या आप अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, तो जैसी जरूरत पड़ेगी उसको वैसा ही लिख लेंगे। एक बार माइनस का b ही इसको पढ़ा रहने दो। अब आप यहां से देखो v3 का मान क्या आया आपके पास में, देखो वापिस यहां लिखता हूं, v3 बराबर आया है v1 कोष्टक v2, तो ये v1 गुणा होगा v2 से, तो ये हो जाएगा v2 v1 और माइनस ये v1 गुणा होगा b से, v1 गुणा b। अब यहाँ पे एक बार ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में a b b a b a a b, इसका मतलब आपको यहाँ पे a जरूर लाना पड़ेगा। तो a किसका मान है? v1 का मान है, तो
इस v1 वाले की जगह आपको a लिखना पड़ेगा और एक आपको b है वो भी रखना पड़ेगा। जैसा ऑप्शन है उस रूप में आपको बदलना होगा। तो आप लिख सकते हैं v3 बराबर, आप v1 की जगह आप a लिख सकते हैं क्योंकि v1 का मान a है, तो जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा हम लिख सकते हैं। तो इस v1 की जगह मैं a लिख दूं और बाकी इसको v2 रहने दूं और माइनस इस b को ऐसा ही रहने दूं और v1 को ऐसा ही लिख देता हूं। bv1 या v1b लिख दो, एक ही बात है। अब देखो जहां 3 है वहां तो n+1, मतलब हम vn+1 को आप ले रहे हैं v3 यहां से। तो यहां से देखो अगर मैं 3 को n+1 मानता हूं, मतलब n+1 मानता हूं 3 को, तो यहां से n का मान कितना हो जाएगा 2। तो जहां 2 है उसको तो n लिख सकता हूं और n-1 को क्या लिख सकता हूं, तो 2-1 लिख सकता हूं, मतलब 1 लिख सकता हूं। तो जहां 1 है उसको n-1 लिख सकता हूं। या ऐसे कहे कि 3 को अगर आप n+1 मान रहे हैं तो इसका मतलब 3 से 1 कम हो जाएगा n और 3 से 2 कम हो जाएगा n-1। तो देखो v3 को अगर आप vn+1 लिखते हैं तो ये ऐसा ही रह जाएगा v2, मतलब 3 से 1 कम है। ये v3 है उससे ये 1 कम है तो n+1 से 1 कम हो जाता है n, तो ये हो जाएगा vn और माइनस b ऐसा ही रहने दो। और ये v1, अब देखो 3 से ये कितना कम है, तो 1 कम किया तो v2 आया, फिर 1 कम किया तो v1 आया, तो n+1 से 1 कम करेंगे तो vn आएगा, फिर 1 कम करेंगे तो vn-1 आ जाएगा। अब देखो a vn-b vn-1, तो ये हो गया a vn-b vn-1। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया एक बार वापस इसको रिपीट कर लो, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है दिए गए चित्र में यदि L1 समांतर है L2 के तो x, y और z जो कोण है उनके मान आपको ज्ञात करने हैं। तो ध्यान रखना, देखो एक कंसेप्ट होता है कि अगर कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं और उनको कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे z की एक जो आकृति बनती है ये वाली, इस प्रकार वाली, यहाँ पे जो z की आकृति बनती है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे दो समांतर रेखाएं L1 और L2 है, तो यहाँ पे देखो एक तो z की आकृति बन रही है यहाँ पे, इसका मतलब ये जो z है और ये जो x है वो बराबर होंगे। तो कौन से ऑप्शन में x और z का मान बराबर है, उन्हीं ऑप्शन में से आपका उत्तर होगा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे हैं जिसमें बराबर है, बाकी दो में नहीं है, तो जिनमें बराबर नहीं है उनको काट दो, बच गए दो ऑप्शन। फिर देखते हैं कैसे इसको सरल करते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे नीचे एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इस त्रिभुज के तीन कोण हो गए 62, 20 और z। तो 62 और 20 हो गया 82 और z, तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ होना चाहिए 180। तो 62 + 20 + z, इसका जोड़ 180 होना चाहिए, ये हो गया 82, 82 180 में से घटेगा तो z का मान आ जाएगा आपके पास में 98। इसका मतलब ये जो z है इसका मान तो आ गया 98। अब इसका अगर मान 98 है तो यहाँ पे देखो एक z की आकृति बन रही है, इसका मतलब x का मान भी कितना होगा 98 हो जाएगा। अब आपके पास में यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ है वो भी 180 डिग्री होगा। देखो ऐसे, ये 46 है, ये 98 है और यहाँ पे जो y है, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आना चाहिए। 98 में 46 जोड़ते हैं 144 आ गया, प्लस y बराबर हो गया 180। 144 को घटाएंगे 180 में से तो बचेगा कितना 36 डिग्री, इसका मतलब y का मान आ गया 36 डिग्री। तो y का मान आ गया 36 डिग्री और x का मान आ चुका है कितना z के बराबर 98 डिग्री। 98 36 98। अगला सवाल है यदि हम किसी भिन्न को, तो कभी भी आप भिन्न को मानते हैं तो x बटे y मानना चाहिए, तो हम मान लेते हैं वो भिन्न क्या थी, x बटे y थी। अब जैसा सवाल में कहा वैसा वैसा आप लिखता जाए। तो यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें, इसका मतलब ये भिन्न थी x बटे y, इसको इसी से गुणा कर दिया, मतलब x बटे y से गुणा कर दिया और उसके बाद में उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दे दें, इसका मतलब इसके व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है y बटे x, फिर इसका वर्ग करना, इसका मतलब y बटे x का स्क्वायर करेंगे, मतलब y स्क्वायर बटे x स्क्वायर करेंगे, इसका भाग देना है। अब इसमें तो ये भाग दे दिया y स्क्वायर और बटे x स्क्वायर का भाग दे दिया, तो आपको 3 सही 13 बटे 81 प्राप्त होता है। तो ये लिख दिया 3 सही 13 बटे 81। अब देखो बट्टे के बट्टा हो तो ये ऊपर आके पलट जाता है, तो ये x बटे y, तो ये टोटल हो गया x स्क्वायर बटे y स्क्वायर, और ये ऊपर आएगा तो पलटेगा, x है वो ऊपर चला जाएगा तो x स्क्वायर बटे y स्क्वायर, और ये टोटल हो गया x की घात 4 बटे y की घात 4 बराबर। इसको भी सरल करते हैं, 81 को 3 से गुणा करेंगे, उसमें 13 जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 256 और बटे 81, ये हो गया 256 बटे 81। अब देखो x की घात 4
256 है। इसका मतलब अक्स का मान आपको ज्ञात करना है, तो रूट करेंगे 16 आएगा, फिर रूट करेंगे 4 आएगा, तो अक्स का मान तो आ जाएगा 4 और बट्टे वाई। अब 81 का भी रूट करेंगे 9 आएगा, फिर से रूट करेंगे 3 आएगा, इसका मतलब वाई का मान है 3। एक्स बट्टे वाई आपके पास में भिन्न थी, आपने इसी को माना है एक्स बट्टे वाई, इसका मतलब ये जो मूल भिन्न है वो 4/3 की। नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनके मान का अनुपात, देखो यहां पे सवाल को घुमा दिया, जिनके मान का अनुपात, तो ज्यादातर सवाल तो है वो बनते हैं उनकी संख्या का अनुपात, लेकिन यहाँ पे उनके मान का अनुपात दिया गया है। तो मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास में टोटल 100 रुपए है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो रुपयों का मान है वो 100 रुपए है। अब मेरे पास में 5-5 के सिक्के हैं, इसका मतलब प्रत्येक जो सिक्का है वो 5 रुपए का है। अब मैं आपको सिक्कों की संख्या पूछूं तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप इसके मान में एक सिक्के के मूल्य का भाग देंगे तो 20 आएगा, इसका मतलब मेरे पास में 20 सिक्के हैं। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सिक्कों के मान में प्रत्येक सिक्के के मान का भाग देना होता है, तो सिक्कों की संख्या आती है। दो प्रकार के सवाल सिक्कों वाले बनते हैं और हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, दोनों प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं 1 रुपया फिर 50 पैसे, तो देखो या तो सबको पैसे 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 में बदल लो या फिर सबको रुपए 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 में बदल लो। तो 50 पैसे को और 25 पैसे को आप आसानी से रुपए में बदल सकते हैं। 50 पैसे में 100 का भाग देंगे तो 1/2 रुपया या आधा रुपया, और 25 पैसे को आप 1/4 रुपया लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिक्कों की जो संख्या आएगी, क्यों, क्योंकि टोटल संख्या 480 है, इसका मतलब आपको संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, संख्या का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। तो संख्या का अनुपात जब भी ज्ञात करते हैं तो जो सिक्कों का मान है उसके अनुपात में प्रत्येक सिक्के का जो मान है उसका आपको भाग देना होता है। तो सिक्कों का जो टोटल मान है वो 1 रुपए वालों का तो कितना है 30, तो 30 में भाग देंगे 1 का, तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी। और 25 पैसे जो 50 पैसे वाले हैं उनका टोटल मान है 11, तो 11 में भाग देंगे 1/2 का, और जो 7 है टोटल मान उसमें भाग देंगे 1/4 का। इसको थोड़ा सरल अनुपात में बदलते हैं तो 30 अनुपात 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 11 दूना 22, और ये 4 ऊपर जाएगा तो 7 चौके 28। ये आ गई सिक्कों की संख्या का अनुपात। अब सिक्कों की टोटल जो संख्या है वो 480 है, तो इसको जोड़ते हैं अगर अपन अनुपात को, तो 30 और 22 हो गए 52, 52 और 20 हो गए 72, 72 में 8 जोड़े तो हो गए 80। 80 जो अनुपात है उसका मान है 480, एक अनुपात का मान हो गया 480/80, 0 से 0 कट गया, 8 6 48, एक अनुपात का मान कितना आ गया 6। तो 30 अनुपात का मान तो कितना हो जाएगा 6 गुणा 30, 6 3 18, 180 सिक्के, और 22 का मान कितना हो जाएगा, तो 22 गुणा 6, 22 गुणा 6 कितना होता है, तो 168, और 28 को 6 से गुणा करेंगे उसका भी मान आ जाएगा। अब ये आ गई सिक्कों की संख्या। आपको पूछा गया है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 28 गुणा 6, 28 को 6 से गुणा करके उत्तर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 गुणा 6, 6 दूना 12 का 2 हासिल की 1, और 6 दूना 12 और 1 13, 132, और 28 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 6 48 का 8 हासिल की 4, और 6 दूना 12 और 4 हो गए 16, 168। ये आ गया आपके पास में 168 उत्तर। तो आपको यही पूछा गया है। अगला सवाल देखना, तीन संख्याओं का योग है 98, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात है वो 2:3 का है। तो आप संख्याएं ले लेते हैं ए और बी, ए और बी के बीच में जो अनुपात है वो 2:3 है। फिर कहा दूसरी और तीसरी मतलब बी और सी, इसके बीच में अनुपात है वो 5:8 है। अब यहां देखना बी और यहाँ पे बी समान है, जबकि यहाँ बी का अनुपात 3 और यहाँ बी का अनुपात 5 है। तो या तो पहले आप 3 को और 5 को बराबर कर लो, क्योंकि बी और बी अगर बराबर है तो उनके अनुपात भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो अनुपातों को बराबर करने के लिए इस 5 से तो गुणा कर दो ऊपर वाले को, और इस 3 से गुणा कर दो नीचे वाले को। तो आप लिख सकते हैं 5 दूना 10 अनुपात 5 दिए 15, और नीचे वाला हो जाएगा 5 दिए 15 अनुपात 8 दिए 24। अब देखो ए का मान हो जाएगा 10, बी का मान 15 और सी का मान 24। तो ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10 अनुपात 15 अनुपात 24। अब आपको दिया गया है तीन संख्याओं का योग 98 है, तो इनके अनुपातों का एक बार योग करके देखते हैं। तो इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 49, ठीक है, 10 और 15 हो गए 25, 25 में 25 जोड़ते तो 50 होता, एक कम जोड़ते हैं तो 49। 49 जो अनुपात है उसका मान है 98, इसका मतलब एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 98/49 मतलब 2। एक अनुपात का मान है 2, तो 10 अनुपात का मान 20, 15 अनुपात का मान 30, 24 अनुपात का मान 48। अब आपको क्या पूछा गया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, मतलब 15 अनुपात का मान पूछा गया है। 15 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा।
1 अनुपात का मान 2 है तो 15 अनुपात का मान 30 हो जाएगा। एक तरीका तो होता है ये। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उल्टा n बढ़ा दो। आपको a अनुपात b दे रखा हो, b अनुपात c दे रखा हो, तो आप उल्टा n बढ़ा दो। देखो इसे, मतलब इसको इससे गुणा करो, 5 दूना 10, इसको इससे गुणा करो, 5 दिए 15, इसको इससे गुणा करो, 8 दिए 24। तो डायरेक्ट भी आप अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, 10 अनुपात 15 अनुपात 24। तो अधीनस्थ बोर्ड का आपने पेपर देख ही लिया है, कैसा पेपर आपको पूछा जाता है आप आसानी से पहचान चुके हैं। तो इसी प्रकार के सवाल आपको रीट वाली एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप रीट की एग्जाम दे रहे हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अदर एग्जाम भी दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो जहां पे मैथ पूछी जाए, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे पढ़ते रहें, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अगला सवाल देखते हैं फिर। अगला सवाल समय, चाल और दूरी से पूछा गया है और बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा गया है। इसी कारण से मैं बार बार कहता हूं, बेसिक समझ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसने कहा अभिनव सुबह 6 बजे मुंबई से, तो इसको आपने लिख दिया एम, और बेंगलोर के लिए निकलता है, इसका मतलब लिख दिया बी। और 6 बजे निकला और 10 बजे पहुंचा, इसका मतलब इसको कितना समय लग गया, 4 घंटे का समय लग गया अभिनव को। अभिनव को लगा 4 घंटे का समय। फिर कहा परवीन सुबह 8 बजे, इसका मतलब ये लेट निकलता है, 6 से ये 8 जब चल चुका है तब परवीन यहां से निकलता है, और 8 बजे बेंगलोर से निकलता है और 11:30 बजे मुंबई पहुंचता है। तो ये 8 बजे यहां से निकलता है और 11 बजे यहाँ पे 11:30 पे यहाँ पे पहुंचता है। 8 से 11:30 कितना समय हो गया, तो प्रवीण को लग गए 3.5 घंटे, मतलब 3 से 1/2 घंटे, या कहें 7/2 घंटे, इतना समय लग गया प्रवीण को। फिर पूछा कि वे दोनों किस समय एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे को पार करते हैं। आपको पता है कि सुबह के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अकेला अभिनव चल रहा था, इसका मतलब 6 से 8 तक अभिनव यहाँ आधी दूरी पे तो आ ही चुका है, क्योंकि टोटल 4 घंटे इसको लगते हैं, तो 2 घंटे ये अकेला चला, इसका मतलब आधी दूरी तो अकेले ने तय की। उसके बाद में 8 बजे प्रवीण है वो भी यहाँ से रवाना हो गया, अभिनव यहाँ से चल ही रहा था, तो दोनों कहाँ, यहाँ पे मिलेंगे। अब पूछा गया कि कितने बजे मिलेंगे, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 8 बजे तो यहाँ और 10 बजे यहाँ, मतलब 2 घंटे का समय है, बीच में से मिलेंगे, इसका मतलब 9 बजे के आसपास वो कहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अब आप इसको सोल्व करें तो बीच की दूरी आपको दी नहीं गई है, तो आपको पता है जितना मुंबई से बेंगलोर दूर है उतना ही बेंगलोर से मुंबई दूर है, इसका मतलब दोनों की दूरी आपस में बराबर है। तो आप ऐसी दूरी मान लो जिसमें 4 का भी भाग चला जाए और 7.5 का भी भाग चला जाए, तो आप 4 का और 7/2 का लघुत्तम लें। तो जब आपको भिन्न का लघुत्तम लेना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम ले सकते हैं, हर का लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं होती। तो 4 का और 7 का लघुत्तम हो गया 28, इसका मतलब आप बीच की दूरी मान लो 28 किलोमीटर, ये आपने दूरी मान ली। तो अब आपको इसकी चाल का और इसकी चाल का भी पता चल जाएगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अभिनव की चाल कितनी हो जाएगी, तो 28 में भाग देंगे 4 का, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे प्रवीण की जो चाल है वो कितनी आ जाएगी, 28 में भाग देंगे 7/2 का, तो 28/7, बट्टे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणा 2, 7 से कट गया 4 बार, तो ये हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शुरू के 2 घंटे में अभिनव अकेला चला है, 1 घंटे में चलता है 7 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चल लिया, 14 किलोमीटर, इसका मतलब आधी दूरी तो ये तय कर ही चुका है। 28 में से 14 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो शेष कितनी रह गई, 14 किलोमीटर। अब ये बची हुई दूरी दोनों मिलकर तय करेंगे, इधर से प्रवीण आएगा, इधर से अभिनव जाएगा। तो जब दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं तो दिशा विपरीत है, विपरीत जब दिशा हो तो ऐसी स्थिति में चाल जुड़ती है। तो इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ेगी, 8 और 7 हो जाएंगे 15, तो इनकी जो सापेक्ष चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और दूरी कितनी तय करनी है, मिला के 14 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी और बट्टे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल हो जाएगी 7 + 8 15, तो ये हो गया 14/15 घंटे। अब आपको इसको मिनट में बदल लेना है, तो जब घंटे को मिनट में बदलते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 से कट गया 4 बार, 14 × 4 कितना होता है 56, इसका मतलब 56 मिनट का समय और लगेगा। तो ये कब की बात है, 8 बजे की। 8 बजने के बाद में 56 मिनट और लगेगा, इसका मतलब 8:56 पर वो एक दूसरे को पार करेंगे या एक दूसरे से मिलेंगे। अगला सवाल है 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 रुपए के ऋण का भुगतान किस वार्षिक भुगतान से होगा। देखो ये सवाल साधारण ब्याज का है और उसमें भी किस्तों में जो भुगतान किया जाता है उसका सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल होता है, बहुत ही इजी सवाल होता है, लेकिन इसको समझने के बाद में बहुत इजी होता है, नहीं तो ये सवाल आप कर ही नहीं सकते। मैं आपको समझाता हूं। देखो किस्तों में जो भुगतान होता है तो उसमें आपसे कुछ डाउन पेमेंट सबसे पहले ले लिया जाता है। इसका मतलब होता है कि पहली किस्त आपको तुरंत जमा करानी होती है। तो मान लो कि जो किस्त है वो 100 रुपए की है, मतलब प्रत्येक जो किस्त है वो 100 रुपए की है, ये आपने मान लिया।
अब जैसे ही आप पहली किस्त जमा करेंगे, आपने पहली किस्त तो जैसे आप बाइक लोन पे लेते हैं तो पहली किस्त तो आपको तुरंत जमा करानी है। इसका मतलब पहली किस्त पे आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है, क्योंकि वो आपने तुरंत जमा करा दी है। तो किस्त जो पहली है वो मूल किस्त है, तो आपने मूल जो किस्त है वो तो मानी 100 रुपए की। मूल जो किस्त है वो कितने रुपए की मान ली? 100 रुपए की आपने मान ली। तो इसका जो भुगतान करना होगा वो कितना करना होगा? वो भी 100 रुपए का ही करना होगा। अब दूसरी किस्त है वो भी 100 रुपए की ही होगी, लेकिन दूसरी किस्त कब दोगे? जब दूसरा साल शुरू होगा। इसका मतलब 1 साल कंप्लीट बीत चुका है, तो ये जो 100 रुपए है इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने 1 साल बाद में पैसे दिए हैं, तो दूसरी किस्त पे हमेशा 1 साल का ब्याज लगता है। तो दूसरी जो किस्त है उसका भुगतान कितने का करना है? तो ये आप करेंगे 100 रुपए तो मूल प्लस 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। अब इसने कहा 8% प्रति वर्ष की दर से, इसका मतलब 8% ब्याज, तो 100 रुपए पर कितने रुपए? 8 रुपए। आपको दूसरी साल 108 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तीसरी आप किस्त है उसमें कितना भुगतान करेंगे? तो उसमें 100 रुपए तो मूल प्लस तीसरी किस्त में आपके 2 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का 8 रुपए तो 2 साल का हो जाएगा 16 रुपए। ऐसे ही चौथी किस्त में आप भुगतान कितने करेंगे? तो 100 रुपए प्लस 3 साल का ब्याज, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 8 3 24। और पांचवी किस्त में आप भुगतान करेंगे 100 रुपए मूल प्लस 8 रुपए से 4 साल का, तो 8 चौके 32। अगर आप इसको टोटल जोड़ते हैं तो टोटल आप कितने रुपए का पेमेंट कर चुके हैं? तो 100 5 जगह हो गए 500 रुपए, और इसको आप जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 580 रुपए। इसका मतलब ये हो गया 580 रुपए का आपने भुगतान टोटल कर दिया। मतलब आगे वाले से आपने जितना लोन लिया था आपने चुकाया कितना? तो 580 रुपए चुका दिया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब 580 रुपए चुकाए तो मूल किस्त कितनी थी? 100 रुपए। तो जब 580 रुपए चुकाए या कहीं भुगतान किया या कहीं दे हो, तो मूल किस्त कितनी थी? 100 रुपए थी। जब 1 रुपया चुकाएंगे तो 100 बटे 580। अब सवाल में भी क्या कह दिया? 580 कह दिया, क्योंकि इसका जोड़ भी 580 आ गया और सवाल में भी 580 कह दिया। अगर यहाँ 580 की जगह और कुछ होता, जैसे 1100 और 60 होता, तो हम यहाँ पे 1160 लिखते, तो 100 बट्टे 580 गुणा 1160 कर दे। अब इसने प्रश्न में यही दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी यही लिख देंगे 100 बट्टे 580 और गुणा 580, ये कट गया और कितने? 100 रुपए। इसका मतलब जो किस्त है वो कितने रुपए की है? 100 रुपए की है। और उस पे पहली साल कोई ब्याज नहीं लगेगा, अगली साल 8 रुपए लगेगा, उससे अगली साल 16 रुपए लगेगा, उससे अगली साल फिर 24 और उससे अगली साल 32 रुपए। तो कुल मिला के आपको मूल किस्त का मान पूछा गया है, मतलब वार्षिक भुगतान कितना करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मूल किस्त है वो 100 रुपए की हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल है कृष्ण और बलराम की आयु का अनुपात 3:4 है। तो आप इसको मान सकते हैं 3 अक्ष और इसको आप मान सकते हैं 4 अक्ष। अनुपात है 3:4, आप वापिस अक्ष से गुणा करेंगे तो कृष्ण और बलराम की आयु आ जाएगी 3 अक्ष और 4 अक्ष। कहा यह अनुपात 4 साल पहले 5:7 था। तो 4 साल पहले, तो दोनों 4 साल पहले छोटे थे 4-4 साल, 4 साल पहले दोनों की आयु को 3 अक्ष से 4 कम करेंगे और 4 अक्ष से भी 4 कम कर देंगे, और इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। एक चीज का ध्यान रखें, आप ए अनुपात बी को ए बट्टा बी लिख सकते हैं, अनुपात को आप बट्टे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये और इसका अनुपात 5:7 दे रखा है, इसको और इसको आप बट्टे में लिखेंगे तो 3 अक्ष माइनस 4 बट्टे 4 अक्ष माइनस 4 बराबर 5/7। आप वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के 20 अक्ष और ये हो जाएगा 7 21 अक्ष। अंतर कितने का है? तो 1 अक्ष का, तो अक्ष और बराबर, ये 4 पंजे 20 और ये 7 के 28, तो अंतर कितने का है? 20 में और 28 में 8 का। इसका मतलब अक्ष का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करेंगे तो भी यही आएगा। x का मान 8 यहां पे रखूंगा तो 8 ये 24, इसका मतलब ये कितने का? 24 का, और 8 चौके 32, इसका मतलब ये किसका? 32 का। अब पहले नाम किसका है? कृष्ण का, और फिर नाम है बलराम का। तो पहले कृष्ण की आयु लिखनी है 24 और बाद में बलराम की आयु लिखनी है 32। एग्जाम में आपको 24 और 32 भी मिलेगा और 32 और 24 भी मिलेगा, तो जिसका पहले नाम है उसकी आयु भी पहले आपको लिखनी है। आसान सवाल था, बहुत ही ज्यादा। फिर दिया गया है 2 सेकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 10 और 8 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वर्त ये है और दूसरा वर्त इसके अंदर है, दोनों का केंद्र एक है, इसका मतलब सेकेंद्रीय वर्त है। तो सेकेंद्रीय वर्तों में बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, मतलब बाहर तक का। तो बाहर तक का जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब त्रिज्या है वो व्यास की आधी होगी, तो बाहर वाली जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर। अंदर वाली जो व्यास है वो 8 है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी है? 4 होगी। तो पूरे वर्त में से अंदर वाले वर्त के क्षेत्रफल को घटा दो, मतलब इतने को हटा देंगे तो आपके पास में केवल बाहर वाला जो एरिया है या उनके बीच का जो एरिया है वो बच जाएगा। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, इसमें से अंदर वाले का घटा देंगे तो पाई r स्क्वायर।
तो पाई पाई तो दोनों में कॉमन है, तो ये होता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई ऐसे ही रहने दो क्योंकि सारे ही ऑप्शन है वो पाई के रूप में है। और फिर आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 जाएगा तो 9, तो ये हो जाएगा 9 पाई। और क्षेत्रफल है इसलिए इकाई सेंटीमीटर में देने के कारण से क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। अगला सवाल है, यदि x बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 तथा एक्स वाई बराबर 1 हो तो 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले सवाल में देखो आपको इसका मान ज्ञात करना है और आपको x का मान दे रखा है, एक्स वाई का मान दे रखा है। तो यहां से आपको देखो y का मान डायरेक्ट दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, जबकि यहाँ पे y आपको यूज करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से y का मान ज्ञात करना होगा। आप यहाँ से y बराबर लिख सकते हैं, x का पक्षांतरण करेंगे तो ये 1 बटे x हो जाएगा, तो y बराबर आप 1 बटे x लिख सकते हैं। आप कुछ भी, या तो आप इसकी मदद से ये बना लो या फिर इसकी मदद से सवाल को सोल्व कर लो। तो इसकी मदद से सवाल सोल्व करना ज्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका लघुत्तम लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या इसको सरल करें थोड़ा तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बट्टे, देखो एक्स वाई का मान 1 है तो हम इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान भी क्या हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1, इसका मतलब इसमें भाग जाएगा, तो ये 1 का भाग जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब देखो x का मान तो ये है, आपको y का मान भी तो ज्ञात करना है, तो y बराबर है 1 बटे x, तो आप ऐसे लिख सकते हैं y और बराबर 1 और बटे x का मान कितना है 7 प्लस 4 रूट 3। अब देखो इसको सरल करने का तरीका ये होता है कि इसके संयुग्मी से आप इसको ऊपर नीचे गुणा कर दें। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो आप यहाँ से माइनस के चिन्ह वाले से गुणा कर दें ऊपर और नीचे, क्योंकि समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये ऊपर वाला तो हो जाएगा ये का ये y बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 और नीचे देखो सूत्र बन रहा है a प्लस बी और गुणा a माइनस बी। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी को आप एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी लिख सकते हैं। a प्लस बी गुणा a माइनस बी है तो इसका मतलब a का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 16 को 3 से गुणा करेंगे 48, 49 में से 48 जाएगा तो बचेगा 1, 1 का भाग देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसका मतलब y का मान आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ही तो चाहिए, x तो ये रहा y ये रहा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं x प्लस वाई का एक साथ स्क्वायर और माइनस 2xy लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो सूत्र होता है कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आप इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका मान ज्ञात करना था, इसको आपने ऐसे लिख लिया क्योंकि आपके पास में x प्लस वाई का मान है, कैसे x ये रहा और y ये रहा, x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, इसमें ये जोड़ेंगे इससे ये कट जाएगा और बचेगा 7 और 7 कितना 14, x प्लस वाई का मान तो आ गया 14, यहाँ पे रख दो 14 का स्क्वायर माइनस 2xy का मान कितना है 1 दे रखा है, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 14 का स्क्वायर होता है 196, उसमें से 2 घटेगा तो बचेगा कितना 194, आपके पास में उत्तर आ जाएगा 194। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करने पे बहुत ही आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है या कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखो अभाज्य संख्या का पता करने का एकमात्र तरीका होता है कि जो आपको ऑप्शन दिया गया है 241, आप ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग 241 से ज्यादा हो जाए। तो जैसे मान लीजिए हम ये 241 वाला उदाहरण लेना चाहते हैं, तो कौन सी संख्या का स्क्वायर 241 से ज्यादा हो जाता है, तो 14 का स्क्वायर 156, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 है ना, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, इसका मतलब 16 का स्क्वायर 256 से ज्यादा हो जाता है। तो 16 से कम जो अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, इनका भाग दे दे के चेक करना होता है। अगर इनका भाग चला जाए तब तो ये हो जाएगी भाज्य, अगर इनका भाग नहीं जाए तो ये हो जाएगी अभाज्य। आप देख रहे हैं कि सारी संख्याएं विषम है, इसका मतलब 2 का भाग तो किसी में नहीं जाएगा। उसके बाद में 3 का भाग देने का तरीका होता है, अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाए तो चला जाएगा। 5 का भाग किसी में नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 होता है, तो इकाई उसमें 5 का भाग जाता है। फिर 7 का, 11 का, 13 का भाग देके चेक कर लेना, भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब ये तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर 337 को कैसे चेक करोगे, तो ऐसी संख्या सोचो जिसका स्क्वायर 337 से
ज्यादा हो जाए। तो जैसे आप जानते हैं कि 20 का जो स्क्वायर है वो होता है 400, इसका मतलब वो 337 से तो ज्यादा है। तो 20 से कम 19 का स्क्वायर है, वो चेक कर लो 361 होता है। तो 19 तक की जो अभाज्य संख्या है उनका भाग देके आप चेक कर लो। या आप कहें कि 17 का स्क्वायर तो 289, वो कम रह गया थोड़ा। आप 19 तक जो अभाज्य संख्या है तो कौन कौन सी, यहाँ तक तो ये होगी, 13 के बाद में 17 और 19 का और भाग देख के चेक कर लेना। इसमें भी भाग किसी का नहीं जाएगा तो ये भी अभाज्य हो जाएगी। इसमें 17 का भाग चला जाएगा 391 में, इस कारण से ये अभाज्य नहीं होगी। तो ये वाली नहीं है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का पता करने का तरीका होता है, ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग दी गई संख्या से ज्यादा हो जाए। तो वर्ग अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या, यहां तक की अभाज्य संख्याओं का आपको भाग दे दे के चेक करना है। तो ये सवाल आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 152, 277, 427 को भाग देने पर समान शेष बचता है। तो ये लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती वाले टॉपिक का सवाल है। तो ऐसे सवालों को सरल करने का देखो तरीका होता है कि जो संख्या आपको दे रखी है उनमें आपस में अंतर ज्ञात कर लो। 1, 2 और 3 संख्या ज्ञात करिए, तो पहले आपको इन दो में अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। 277 में से 152 को घटाना है। उसके बाद में दूसरी और तीसरी में अंतर ज्ञात करना है, तो 427 में से 277 को घटाना है। उसके बाद में तीसरी और पहली में आपको अंतर ज्ञात करना है, तो 427 में से 152 को घटाना है। इनका जो अंतर आएगा उस अंतर का आपको में से लेना होता है। अंतर का जो में से लेना होता है उसका में से आ जाएगा आपके पास में 25, और उसका में से है वही आपका आंसर होता है। एक तरीका तो होता है ये वाला। दूसरा तरीका, अगर आप ये तरीका ध्यान में नहीं आपके, तो दूसरा तरीका ये है कि बड़ी से बड़ी आपको संख्या पूछी गई है तो आप ऑप्शन से सोल्व कर लो। पहले 65 का भाग देके चेक कर लो किसमें और इसमें समान शेष बचता है क्या, तो नहीं बचेगा। उसके बाद में 65 से छोटी कौन सी है, 45, उसका भाग देके देखो, फिर 35 का, और तीनों का ही नहीं जाए तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर वो 25 ही बचेगा। तो ये तरीका होता है याद करने का। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 25। फिर अगला सवाल है, यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण उसकी भुजा के बराबर हो तो समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात क्या होगा। देखो, समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। और समचतुर्भुज बनता किससे है, तो किसी वर्ग को इतना आप दबा दो कि उसके विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत हो जाएं, ऐसे। तो ये एक समचतुर्भुज होता है। और समचतुर्भुज में इसने कहा कि एक विकर्ण है वो भुजा के बराबर है। इसका मतलब ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये जो विकर्ण है वो विकर्ण भी भुजा ए के बराबर हो जाएगा। जैसे ही ए भुजा के बराबर होगा तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। और समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि अगर उसमें समबाहु त्रिभुज में आप सामने के शीर्ष से यहाँ पे एक लंब खींचेंगे तो ये उसकी हाइट होगी, और ये जो हाइट है वो √3/2 और भुजा ए के बराबर होती है। ठीक है। और अब यहाँ पे जैसे ही आप इसके दूसरे विकर्ण को खींचते हैं तो वो विकर्ण यहाँ पे 90 डिग्री पे मिलेगा, और साथ साथ में इस भुजा के बिल्कुल ठीक बीच में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे मिलेगा, बिल्कुल बीच में मिलेगा, इसका मतलब इसकी हाइट के बराबर है। तो ये √3/2 ए के बराबर है, यहां से लेके यहां तक। अब इतना ही यहां से यहां तक है, तो √3/2 ए है उसका डबल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब ये दूसरा वाला विकर्ण है वो √3a हो जाएगा। पहला ए है तो √3a/2 इतना और √3a/2 इतना, टोटल मिला के √3a हो जाएगा। तो एक तो हो गया ए और दूसरा हो गया √3a। ऐसे ए कट गया तो यहाँ पे एक बार कटा तो 1:3। अब 1:3 हो चाहे √3:1 हो, क्योंकि इसमें क्रम तो दिया गया नहीं है, तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऐसे आपको इसको सरल कर लेना है। और लास्ट सवाल है सवाल नंबर 15, यदि ए बी के समय में 4/5 दिन का समय लेता है और एक साथ कार्य करते हुए उन्हें पूरे कार्य को पूरा करने के लिए 20/3 दिनों की आवश्यकता होती है, तो बी की दक्षता क्या है। तो यहाँ पे पहली लाइन को पढ़ते हैं कि यदि ए बी के समय में 4/5 दिन लेता है, तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। तो ये सेंसलेस सवाल है, इसका कोई सार्थक अर्थ निकल नहीं रहा, तो इसलिए इस सवाल का कोई मैं जवाब आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज है वो अधूरी है। ठीक है। तो बाकी जो 14 सवाल है वो बहुत अच्छे सवाल थे, उसमें एक सवाल जरूर टफ था वीएन वाला, और वो आपके लेवल से काफी ऊपर का सवाल पूछ लिया गया। और अगर आप आगे रीट की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट लेवल या लेवल सेकंड मैथ साइंस मैथ्स, तो मैं आपको इसी चैनल पे वो कोर्स भी करवा रहा हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।